कोलकाता आने के बाद श्याम एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगता है और वहीं पर ही एक कमरा लेकर श्याम और रोजी रहने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। एक तरफ श्याम प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था और साथ ही में उसने अपनी राइटिंग भी जारी रखी थी। तो दूसरी तरफ मैत्रेयी वहाँ पर ही कुछ छोटे छोटे बच्चियों को डांस सिखाने लगती है और श्याम की किताबें धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होने लगती है। तो दूसरी तरफ उसकी कहानियाँ बहुत कंट्रोवर्शियल होती थी, तो कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आती थी, तो कुछ लोगों को श्याम एक देशद्रोही लगता था और वो उससे नफरत करते थे। लेकिन जो भी हो, धीरे धीरे श्याम की बहुत सारी किताबें पब्लिश होती है और वो तरक्की भी करने लगता है और धीरे धीरे वो रेवोल्यूशन का एक नया चेहरा बन जाता है। इसके बाद रोजी के कहने पर श्याम एक ट्रस्ट ओपन करता है जिसके वजह से देश भर के सारे देवदासियों की मदद किया जा सके और धीरे धीरे जगह जगह से देवदासियां आकर श्याम और रोजी के बनाए हुए आश्रम में आते हैं और श्याम एसआर पब्लिकेशंस नाम से एक पब्लिशिंग हाउस भी खोलता है और श्याम और मैत्रेयी की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। इसके बाद एक दिन रात को मैत्रेयी श्याम से कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट है और वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि जब उसकी मौत होगी तो तब वो श्याम के बाहों में ही अपना दम तोड़ेगी। इसके बाद एक दिन श्याम के मझले भाई मनोज उससे मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि उन दोनों के बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है और वो श्याम से मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनकर श्याम भी अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उतावला हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी उस गांव में हुआ था उसके बाद उस गांव में श्याम का वापस जाना रोजी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और वो श्याम को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन श्याम उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद श्याम अपने भाई मनोज के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ता है और जब वो गांव पहुंचता है तो फिर मनोज को कुछ काम के बहाने से घर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद ही सच्चाई सामने आती है। दरअसल श्याम के बड़े भाई और उसके एक और भाई श्याम को मारना चाहते थे क्योंकि श्याम ने जो भी सारी किताबें लिखी थी और उसने गांव छोड़ने से पहले महंत के साथ जो कुछ भी किया था, इससे उन लोगों की काफी बदनामी हुई थी और वो लोग इन सब की जिम्मेदार श्याम को मानते हैं। और श्याम के बड़े भाई को लगता है कि अगर एक बार उन्होंने श्याम को मार डाला तो उन लोगों के परिवार से सारी बदनामी हट जाएगी और फिर वो दोनों मिलकर श्याम को मार डालते हैं। और श्याम ने एक देवदासी से शादी कर ली थी, इसकी वजह से भी वो श्याम के ऊपर बहुत गुस्सा थे। इसके बाद मनोज घर लौट आता है लेकिन वो श्याम को नहीं बचा पाता और श्याम मरने से पहले रोजी के बारे में सोचता है और उसने गांव आने से पहले रोजी से ये वादा किया था कि वो उसके पास वापस लौटकर जरूर आएगा। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और श्याम के दोनों बड़े भाई एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और इसके बाद श्याम के पब्लिकेशन हाउस उसके भतीजे संभालने लगते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और वासु को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ जाती हैं और इसके बाद वासु कीर्ति पार्वती के साथ कोलकाता उसी प्रिंटिंग प्रेस में आते हैं जहाँ पर श्याम काम करता था और वहीं से ही श्याम को पता चलता है कि बहुत सालों पहले श्याम और रोजी की मौत हो गई थी और रोजी ने श्याम को ढूंढने के लिए ही अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और पद्मिनी श्याम के हिप्नोसिस की रिपोर्ट को एज अ एविडेंस कोर्ट में सबमिट करती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में जो लॉयर थे वो ऐसे पुनर्जन्म वाले बातों पर यकीन नहीं करते और वो कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, इसीलिए वासु का केस कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर मनोज आते हैं जिनकी अब बहुत उम्र हो चुकी है और मनोज कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि वो ये बात मानते हैं कि वासु पिछले जन्म में उसका छोटा भाई श्याम था और कोर्ट इसके लिए जब एविडेंस मांगता है तो मनोज श्याम का लिखा हुआ एक मैन्युस्क्रिप्ट कोर्ट के सामने पेश करता है। वो कहता है कि वासु ने जो शॉर्ट फिल्म बनाया था वर्णम, वो दरअसल बहुत साल पहले श्याम की आखिरी लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था वर्ण और ये स्टोरी कभी भी पब्लिश नहीं किया गया था और इस कहानी के बारे में मनोज के अलावा और किसी को पता भी नहीं था। तो फिर इस कहानी के बारे में वासु को कैसे पता चला?
और मनोज कहता है कि दरअसल वासु ही इस सब पब्लिकेशंस की चेयरमैन है और सारे एविडेंस को देखकर कोर्ट वासु के फेवर में ही फैसला सुनाता है और वासु के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। लेकिन वासु को अब इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ रोजी के बारे में ही सोच रहा था और उसके फिर से जन्म लेने का आखिर वजह क्या है वो ही उसे नहीं पता था। इसके बाद मनोज वासु को कहता है कि रोजी आज भी जिंदा है और उसके लिए इंतजार कर रही है। इसके बाद वासु उस गांव में जाती है जहां पर रोजी रह रही थी और वहां पर जाकर वो देखता है कि रोजी वहां पर एक डांस स्कूल चलाती है और उस डांस स्कूल का नाम श्याम के नाम से ही रखा गया था। और इसके बाद वासु रोजी से मिलता है जिसकी अब बहुत उम्र हो चुकी थी और वासु रोजी को देखकर बिल्कुल टूट जाता है और रोजी भी इतने सालों बाद श्याम को देखकर पहचान जाती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोजी के ख्वाहिश के जैसे ही वो श्याम के बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है और उसके चेहरे में शांति की एक मुस्कुराहट थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।